हेलो गाइस, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं धनराज स्टडी सर्किल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन और मीनिंग। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा यहाँ पर उसकी हिस्ट्री देखेंगे। अगर आप हिस्ट्री देखो, अकाउंटेंसी का जो जन्म हुआ वो अप्रॉक्स 10,000 ईयर पहले हुआ माना जाता है। द फर्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोबेबली कंसिडर्ड फॉर द स्टोन यूज टू रिप्रेजेंट वेल्थ। पहले ये कागजी नोट और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पहले जिसके पास जितना मेटल या स्टोन जो होते थे उनको ही हम वेल्थ माना करते थे। अकॉर्डिंग टू बिगन एज अ सिंपल सिस्टम ऑफ क्ले टोकन्स। यहाँ पर कुछ क्ले टोकन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ट्रैक ऑफ गुड्स एंड एनिमल्स बिफोर डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इनके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता था कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें। पहले इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस नहीं हुआ करते थे जो कि आजकल होते हैं। तो सिंपली हम अकाउंटिंग जो अपनी कैलकुलेशन करते थे वो इन्हीं के आधार पर किया करते थे। अराउंड 7500 BC मेसोपोटामियंस एक जगह है, बिगन्स यूजिंग अ क्ले टोकन टू रिप्रेजेंट गुड्स सच एज एनिमल टूल्स एंड फूड आइटम्स ऑफ यूनिट ऑफ ग्रेन। इनका उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। इसके बाद बात आती है चाइना की। तो स्टार्टिंग अराउंड 3000 BC द चाइनीज़ डेवलप द अबेकस, जिसको अबेकस मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, एक टूल डेवलप किया जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ये हल्का सा कुछ हिस्ट्री है, बाकी आप हिस्ट्री यहाँ पर भी देख सकते हैं। Accounting enjoy a remarkable heritage. The history of accounting is old as the civilization. अगर हम बात करें तो हमारे civilization से जुड़ा हुआ है। The seeds of accounting were most likely first shown in Babylonia and Egypt around 4000 BC, who recorded transactions of payment of wages and taxes on clay tablet. कुछ इस टाइप के क्ले टैबलेट्स हुआ करते थे, इन पर वो ट्रांजिशंस को रिकॉर्ड किया करते थे। फिर धीरे धीरे हिस्टोरिकल एविडेंस रिवील्स द इजिप्टियंस यूज सम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग फॉर देयर ट्रेजर्स वर गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल्स वर केप्ड। और इनके बेस पर जो अकाउंटेंट होते थे इजिप्टियंस, वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल्स को अपने ट्रेजर यानी तिजोरी जो कह सकते हैं होल्डर होता है उसके पास जमा किया करते थे। द इंचार्ज ऑफ ट्रेजर, जो इंचार्ज होता था वो सौंप देता था, हैड अ सेंड टू डे वाइज रिपोर्ट टू देयर सुपीरियर नोन एज वजीर। वजीर को दिया करते थे, द प्राइम मिनिस्टर। एंड फ्रॉम द देयर एंड ऑफ द मंथ वाइज रिपोर्ट वर सेंड टू किंग। और जो राजा होता था उसको मंथली रिपोर्ट देने का काम किया करते थे। Babylonia, known as the city of commerce, used accounting for business to uncover losses taken place due to the fraud and lack of efficiency. In Greece, accounting was used for apportioning the revenue received among the treasurer, maintaining the total receipt, total payment and balance of the government financial transactions. Romans used the memorandum of day book, wherein the receipt and payment were recorded and wherefrom they were posted to the ledger on the month basis. 700 BC से लेकर 400 BC तक का ये रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ दिया गया है आपको। चाइना यूज द sophisticated form of government accounting as early as 2000 BC. Accounting practices in India could be traced back to the period when 23 centuries ago कौटिल्य, जो हमारे यहाँ के काफ़ी फेमस अकाउंटेंट कह सकते हो, इकोनॉमिस्ट, अ मिनिस्टर इन चंद्रगुप्त किंगडम रोड अ बुक नेम कॉल्ड अर्थशास्त्र। इन चंद्रगुप्त की जो ज़माने में जो कौटिल्य हुआ करते थे, कौटिल्य पंडित, उनकी बुक थी अर्थशास्त्र, विच इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैड टू बी मेंटेन। तो अर्थशास्त्र की जो बुक है, जिसको कहीं ना कहीं कौटिल्य ने लिखा है, उसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है कि उस ज़माने में राजा किस तरीके से अकाउंटिंग किया करते थे। अब यहाँ से सबसे बड़ा मोड़ आता है हमारी अकाउंटिंग में। ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, इनको कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग, लूका पैसियोली। एक ये फ्रांसियन फिरर, एक मर्चेंट क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी एक बुक है सुम्मा डे अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, प्रपोर्शंस एट proportionality,
रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन इन वेनिस 1494 के आसपास इन्होंने एक बुक लिखा, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इनकी जो बुक है इसी को डबल एंट्री सिस्टम के कहीं ना कहीं फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कह सकते हैं हम, कहा जाता है। अ पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग। इनकी बुक टोटली कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं थी, लेकिन इस बुक में कहीं ना कहीं बुक कीपिंग के बारे में कुछ नॉलेज दिया गया था, बिजनेस एंड बुक कीपिंग। हाउएवर पैसियोली डिड नॉट क्लेम दैट ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री। हम ये खुद लूका पैसियोली ये नहीं मानते थे कि मैंने डबल एंट्री सिस्टम का कहीं ना कहीं मैं इन्वेंटर हूँ या मैंने खोज की है, बट स्प्रेड द नॉलेज ऑफ इट शो दैट द प्रोबेबली रिलाइड ऑन देम current book keeping manual as the basic for the masterpiece. In his book he used to present day popular terms of accounting, debit and credit। जो आज की डेट में अकाउंटिंग में जो पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डेबिट एंड क्रेडिट यूज किया था, ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये वर्ड यूज किए। These were कंसेप्ट यूज इन इटालियन टर्मिनोलॉजी। डेबिट कहाँ से निकला है जरा ध्यान दीजिएगा। डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन डेबिटो विच कम्स फ्रॉम द लेटिन डेबिटा एंड डेबियो विच मीन्स ओड द प्रोप्राइटर। किसी स्वामी का ऋणी होना, यहाँ से ये वर्ड निकला है। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो विच कम्स फ्रॉम द लेटिन क्रेडो विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीफ इन द प्रोप्राइटर और owed by the proprietor। In explaining double entry system, Pacioli wrote that all entries have to be double entries, that are if you make one creditor you must make some debtor। इन्होंने कहा था कि एक ट्रांजेक्शन से दो चीज़ें इफेक्ट होंगी। अगर आप क्रेडिटर बनाते हो तो आपको डेटर बनना पड़ेगा, और अगर आप डेटर बनते हो तो आपको एक क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। He also stated that the merchant responsibility includes to give glory to gold in their enterprise, to be ethical and all business activities and earn a profit। He discussed the detail of memorandum, journal and ledger and specialized accounting procedures के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। तो देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इतना ज़्यादा हिस्ट्री अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एक सिंपल सी हिस्ट्री है कि आज से हज़ारों साल पहले जब कागज़ नहीं हुआ करते होंगे, जब कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, तब लोग किस तरीके से अपने अकाउंट्स मेंटेन करते थे। या तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन पर कुछ डिज़ाइंस बनाते थे, या कुछ क्ले टैबलेट्स टाइप के यूज़ होते थे, उन पर अपने हिसाब को लिखा करते थे। पत्थर या स्टोन वगैरह का यूज़ करते थे अकाउंटिंग के लिए, ताकि वो अपनी चीज़ों को पहचान सकें और हिसाब रख सकें याद रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, चाइना ने अपना अबेकस इंट्रोड्यूस किया जिससे वो अपने अकाउंटिंग करने लगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर लूका पैसियोली ने अपनी जो बुक लिखी है सुमा डे, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ मेंशन की किस तरीके से बिजनेस किया जाता है और उसका किस तरीके से हिसाब रखा जाता है। साथ में इंडिया की अगर हम बात करें तो कौटिल्य पंडित जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, आपने काफ़ी सीरियल भी देखा होगा या कोई आपने इस तरीके का वीडियो भी देखा होगा कि कौटिल्य पंडित हमारे भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं किस तरीके से बिजनेस करते हैं और किस तरीके से उसका हिसाब रखते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है बुक में। तो अकाउंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पुरानी कहावत है और इस कहावत को कहते हैं कि बेटा पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, और अगर कोई भूल पड़े तो कागज़ से ले। इसका मतलब है अगर हम किसी ट्रांजेक्शन्स को करने से पहले नोट कर लें और इसके बाद ट्रांजेक्शन लेन देन करें तो डेफिनेटली चीज़ों में कोई एरर नहीं रहेगा, और अगर एरर हो भी जाएगा तो हमने जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ से हम उसका हिसाब देख सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है एक बिजनेस में। अगर आप सही हिसाब किताब रखना चाहते हो तो हिसाब किताब की एक भाषा या बिजनेस की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जहाँ पर हम रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, उसे किस तरीके से क्लासीफाई करना है, कैसे समराइज़ करना है और कैसे एक शो करना है, उसको कैसे फाइनल अकाउंट और फाइनल रिजल्ट बनाते हैं, इसी भाषा को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेन हमारा जो टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सर अभी तक आपने हिस्ट्री पढ़ा दिया, लेकिन अब बताइए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। वेरी केयरफुल, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग क्या है एक बेटा? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन,
measuring and recording of the transactions, identification, measuring and recording of the business transactions and communicating three of the required informations to the interested users. अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, मेजर करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेट करते हैं, उन लोगों को बताते हैं जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत है, इंटरेस्टेड यूजर्स, जो कि हम आगे जाके डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। सर क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाई अकाउंटिंग इज डन? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग क्यों की जाती है, तो इसका पहला और प्राइमरी कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो निकल के आते हैं, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, हम हमारे यहाँ की जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको सिस्टमैटिक रखना चाहते हैं। सिस्टमैटिक रखने की प्रोसेस भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कहलाती है। हम चाहते हैं कि चीज़ें प्रॉपर हों, सैलरी रजिस्टर में सैलरी हो, परचेज रजिस्टर में परचेज का रिकॉर्ड हो, सेल्स रजिस्टर में सेल्स का रिकॉर्ड हो, चीज़ें सिस्टमैटिक हों। जैसे अगर आपके घर में अलग अलग जगह अलग सामान पड़ा हुआ है तो वो कितना कहीं ना कहीं वो सिस्टमैटिक मैनर में अगर नहीं जमा है तो वो बहुत ही ऑड लगेगा, और अगर उसी को सिस्टमैटिक जमा दिया जाए या सही जगह पर सही चीज़ को रख दिया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा सिस्टमैटिक दिखने लगती है और वो हमको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग देती है। वैसे ही हमारे ट्रांजेक्शन्स को अगर हम सिस्टमैटिक रखेंगे तो हमारे दिमाग में जो बहुत सारी उलझनें रहती हैं वो सुलझ जाएंगी। टू प्रोटेक्ट द बिजनेस प्रॉपर्टीज़, अगर आपके पास आपको यही नहीं पता है कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास नंबर ऑफ एसेट्स कितने हैं, अगर इनका ही अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपकी एसेट्स का या तो मिसयूज़ होगा या हो सकता है आपकी एसेट्स चोरी हो जाए और आपको पता ही ना चले। अगर आपके पास बहुत सारे सिम कार्ड हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको मैं एक्टिवेट रखूं और किसको डीएक्टिवेट कर दूं। इसलिए कहते हैं या तो सिलेक्टेड हो चीज़ें या उनका हिसाब आपके पास होना चाहिए। टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको असर्टेन करना है प्रॉफिट और लॉस तो आपको फाइनल अकाउंट्स आपको अकाउंटिंग करनी होगी। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, अगर इसको असर्टेन करना है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट राशनल डिसीजंस मेकिंग, कहते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो हमको जो डिसीजंस लेने होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर लेने हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस कब कैलकुलेट कर पाएंगे, जब आप अकाउंटिंग करोगे। इसके अलावा एक अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। अक्सर लोगों को सुना होगा आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो जाता है, आप कितना अर्न कर लेते हो, कितना टर्नओवर है, कितनी सेल है, एक्सेट्रा। तो किसी को अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपके पास प्रॉपर हिसाब तो होना चाहिए, और हिसाब किताब की भाषा को ही तो अकाउंटिंग कहते हैं बॉस। चलिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, आगे चल के हम बात करेंगे इकोनॉमिक इवेंट, यानी जिसमें मॉनेटरी कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। जैसे खरीदना, बेचना या किसी टाइप का टैक्स पे करना, ये सारी चीज़ें इवेंट हैं, और इन इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिकॉर्ड करती है ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स को जिनमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होती है, मॉनेटरी टर्म्स में जो ट्रांजेक्शन होते हैं। अकाउंटिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, आइडेंटिफाई करना वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस, मेज़र करना इन टर्म्स ऑफ मनी, देन उसको रिकॉर्ड करना और उसको कम्युनिकेट करना। रिकॉर्ड करेंगे हम जनरल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट में, और उसको कम्युनिकेट करेंगे अल्टीमेट यूज़र तक। इंफॉर्मेशन अबाउट दी बिजनेस, बिजनेस की इंफॉर्मेशन अगर हमको गैदर करनी है तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, ये इंटरेस्टेड यूज़र को हम लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर इंटरेस्टेड यूज़र हमसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो इनको इंफॉर्मेशन कहाँ से दी जाएगी, अकाउंटिंग की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर किस टाइप का है? अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है,
कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है या कोई प्रोडक्ट एक्टिविटी नहीं है, ये एक सर्विस एक्टिविटी, एक सेवा है। या कहीं ना कहीं इसमें एक जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, वो एक सेवा दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेवा है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का नेचर किस टाइप का है? सर्विस नेचर का है। ये आपको सुविधा देती है, आपको कंफर्ट देती है, आपको चिंताओं से दूर रखेगी। तो अकाउंटिंग एक सर्विस है। अकाउंटिंग हैज़ अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग का नेचर कैसा है? प्रोफेशन का है। अकाउंटिंग करने के लिए CA CMA और कुछ जो अकाउंटेंट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन। जिन लोगों को अकाउंटिंग अच्छे से आती है वो दूसरों को सर्विसेज दे सकते हैं, वो अपनी स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं और उस स्किल से कहीं ना कहीं वो पैसा कमा सकते हैं, फीस चार्ज कर सकते हैं। दैट्स वाई अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन। अकाउंटिंग इज़ अ सोशल फोर्स, कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायित्व है हमारा, जिसके लिए हमको अकाउंटिंग करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों के प्रति कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करके आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो उस पर टैक्स देते हो, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, इसका एक सामाजिक कार्य है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग एक भाषा है। किसकी भाषा है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है, ये इसका नेचर है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन को हम यूज़र तक पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशन को हम यूज़र तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल, अगर हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन यूजफुल करना है या हमको यूजफुल डिसीजन लेने हैं, तो इट शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से होने चाहिए? यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब अकाउंटिंग आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। सबसे पहला उसका रेलेवेंस होना चाहिए, प्रोडक्टिव वैल्यूज़ होनी चाहिए, फीडबैक वैल्यूज़ होनी चाहिए और टाइमली समय पर होना चाहिए। उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम वेरीफाई कर सकें। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसे वेरीफाई किया जा सके इजीली। दूसरा, जैसे अगर आपको किसी ने आज कोई खबर दे दी कि अब जो है ना 12th का एग्ज़ाम कभी नहीं होगा, अब आप उसको गूगल पे सर्च कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको आज का नोटिफिकेशन मिलता है कि CBSE ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी है? रिलायबल है, और इसको आप गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी और वेरीफाई कर सकते हो। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भरोसेमंद उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अजीब सा दिख रहा है, आपके एसेट्स कम लायबिलिटीज ज़्यादा दिख रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे साउथ की मूवी जिसमें इंस्टेंट होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, वो न्यूट्रल होनी चाहिए, वो पक्षपात करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी एक पार्टी का फ़ायदा है, किसी एक पार्टी का नुकसान, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होनी चाहिए। दूसरा इसमें एक जो क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कंपैरेबिलिटी। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कंपेयर करना है तो 2 स्टूडेंट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये कैसा पढ़ता है और ये कैसा पढ़ता है। लेकिन कब? जब दोनों ही बच्चे कॉमर्स के हों। अगर यहाँ पर इनमें एक कॉमर्स का और एक PCM का है, तो हम कैसे कह सकते हैं, इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये अच्छा पढ़ रहा है ये? क्योंकि हो सकता है इसने कॉमर्स लिया है लेकिन इसको PCM पसंद था, और इसने PCM ले लिया लेकिन इसको कॉमर्स पसंद था। तो इस सिचुएशन में आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों ने अगर एक जैसी चीज़ चूज़ की है या दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। या ये कह सकते हो, अगर आप चीज़ों को एक जैसा रिकॉर्ड करते हो, जैसा कि आपने देखा होगा आपकी मार्कशीट होती है, तो मार्कशीट में आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड फाइनल के रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर इजीली आपके अगर हिंदी का मार्क्स यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो आप कंपेयर कर सकते हो इजीली
लेकिन अगर यहीं पर आपका यहाँ हिंदी है और यहाँ पर इसी कॉलम में या इसी रो में यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स है और फाइनल में यहाँ पर आपका अकाउंट्स का मार्क्स है, तो क्या है, आप इजीली कंपेयर नहीं कर पाओगे, कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए प्रॉपर अकाउंटिंग में कंपैरेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और उसको समझा जा सके, यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसे ईजिली समझ सकें लोग। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए उसका, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।